नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। संकल्प परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम जिला दर्शन में उदयपुर जिले की बात करेंगे। तो बिल्कुल पार्ट 1 के तहत आज हम उदयपुर जिले की प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं और प्रत्येक प्रश्न के साथ आपको चित्र भी देखने को मिलेंगे, इमेज भी देखने को मिलेंगे। बाड़मेर की धरती से प्रणाम, बिल्कुल प्रणाम। चित्तौड़गढ़ से प्रिंस जी कुमावत प्रणाम। रुक्मणी जी बेनीवाल बाड़मेर से प्रणाम, बिल्कुल प्रणाम। प्रिंसी जी गुज्जर भरतपुर से प्रणाम, प्रणाम, बिल्कुल सभी को प्रणाम। जोधपुर से प्रणाम, बिल्कुल सभी को प्रणाम। एक बार आप सभी इस क्लास को लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और अभी तुरंत आप एक बार इस क्लास को व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा दीजिए ताकि आपके मित्र भी इस क्लास का लाभ ले पाए। बिल्कुल हाड़ौती से प्रणाम, प्रणाम सभी को। तो आज की जो हमारी क्लास है उदयपुर जिला दर्शन की 50 शानदार प्रश्न लिए गए हैं। पार्ट 1 की आज यहाँ पर बात करेंगे। कल हम इसी से संबंधित और इंपॉर्टेंट 50 प्रश्न लेंगे। बिल्कुल उदयपुर से भी प्रणाम, सभी को प्रणाम। पहले प्रश्न की यहाँ पर हम बात करते हैं। पहले प्रश्न की बात करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न, निम्न में से किस जिले की सीमा उदयपुर को स्पर्श नहीं करती? तो यदि हम उदयपुर जिले की बात करें कि इनसे किन किन जिलों की सीमा लगती है, सिरोही, पाली, भीलवाड़ा या चित्तौड़गढ़। तो यहां पर हम देख लेते हैं उदयपुर कहां पर है। उदयपुर यहां पर है। इसके बाद में यदि हम सीमा देखें पाली की तो बिल्कुल सही है, पाली यहां पर है। ये जो पाली है ये इससे सीमा बना रहा है, बिल्कुल सही बात है ये तो। नेक्स्ट जो है वो है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा है दूर, तो भीलवाड़ा के और उसके बीच में चित्तौड़गढ़ का हिस्सा आ जाता है। इसका मतलब भीलवाड़ा सीमा नहीं बनाता है। और यदि हम चित्तौड़गढ़ की बात करें तो चित्तौड़गढ़ जो है उदयपुर से सीमा बनाता है। तो यहां पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 3 नंबर जो है वो भीलवाड़ा सही हो जाएगा। बिल्कुल पाली भी आंसर आ रहा है, यहां पर भीलवाड़ा भी आंसर आ रहा है। और कौन कौन से आंसर आ रहे देखें जी, बिल्कुल। तो यहाँ पर लगभग तो आंसर सी सबके आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। सी जो है बिल्कुल है ना। राम राधे जी कह रहे हैं प्रणाम, प्रणाम भाई, सभी को प्रणाम। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। कौन सी हवेली उदयपुर जिले में स्थित है? देखो यहाँ पर हवेलियों से संबंधित बात हो रही है। अभी हमने बिल्कुल जालौर से प्रणाम, सभी को प्रणाम। हमने झुंझुनू की बात की थी, उसमें बहुत सारी हवेलियों की हमने बात की थी। उसमें से प्रसिद्ध जो हवेली है बाड़मेर की पुलिस लाइन से प्रणाम, आपको भी प्रणाम भाई। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हवेली से संबंधित, और हवेली भी कौन सी पूछी जा रही है? उदयपुर की हवेली की बात यहाँ पर की जा रही है। तो जयमल फत्ता जी की हवेली की बात करें, भामाशाह की हवेली की बात करें, नथमल जी की हवेली की बात करें या बागोर की हवेली की बात करें, तो यहाँ पर हम क्लियर करते हैं सबसे पहले कि यहाँ पर जो जयमल और फत्ता की जो हवेली है ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, प्रसिद्ध है। और राजस्थान में जो चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ है, जयमल फत्ता जी उस समय जो शहीद हुए थे, तो वो उनसे संबंधित वहां पर स्मारक भी है। और ये जो हवेली है चित्तौड़ में बहुत ही प्रसिद्ध हवेली है। इसके बाद यदि हम भामाशाह की हवेली की बात करें, ये भी चित्तौड़ दुर्ग के अंदर है, चित्तौड़ दुर्ग के अंदर है। इसके बाद नथमल की हवेली की बात करें, ये जैसलमेर के अंदर है। और अब आप सभी को समझ में आ गया होगा कि जो लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है बागोर की हवेली, बिल्कुल आंसर आ रहा है। तो बागोर की जो हवेली है ये उदयपुर के अंदर है। और इससे संबंधित क्या फैक्ट है बागोर की हवेली से? तो यहां पर हम बात करते हैं कि यहां पगड़ियों का संग्रहालय स्थित है। पगड़ियों का संग्रहालय, पगड़ियों के संग्रहालय की यहां पर बात करें तो यहां पर पगड़ियों का संग्रहालय स्थित है। और यहां पर विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी भी रखी हुई है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट बात है। बागोर की हवेली जो है पिछोला झील के निकट स्थित है। और यहां पर यदि हम बात करें पगड़ियों के संग्रहालय की, तो यहां पर विभिन्न प्रकार की पगड़ियां रखी हुई है। पगड़ी जो है मेवाड़ की आन बान शान मानी जाती है। मेवाड़ की प्रसिद्ध है पगड़ी, जैसे सापा जोधपुर का प्रसिद्ध है, उसी तरीके से पगड़ी जो है राजस्थान के विभिन्न अंचल में पहनी जाती है, लेकिन मेवाड़ की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले एक बार आप क्लास को शेयर कीजिए सभी। बिल्कुल सबसे बड़ी पगड़ी यहाँ पर रखी हुई है। पगड़ियों का संग्रहालय यहाँ पर स्थित है। कहां पर है? बागोर की हवेली। लेकिन यदि हम बागोर नामक सभ्यता स्थल की बात करें, बागोर सभ्यता स्थल की, तो पर्टिकुलर यदि हम बागोर की बात करें, बागोर, तो ये बागोर कहां पर है? भीलवाड़ा में पड़ेगा। तो भीलवाड़ा जिले में जो बागोर है वहां पर जो पाषाणकालीन सभ्यता स्थल है कोठारी नदी के किनारे, तो क्वेश्चन अगर आपको सीधा पूछ लिया जाए बागोर किस जिले के अंदर है, तो भीलवाड़ा आंसर आ जाएगा। यदि क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया बागोर की हवेली कहां पर स्थित है, तो बागोर की हवेली उदयपुर जिले में है और पिछोला झील के निकट पड़ती है, जहां पर पगड़ियों का संग्रहालय स्थित है। तो बिल्कुल एकदम क्लियर है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है, हल्दी उत्पादन के लिए उदयपुर जिले का कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? जाडोल, जामरकोटड़ा, कुंभलगढ़ और गोगुंदा। यदि हम गोगुंदा की बात करें तो गोगुंदा का यहाँ पर पठार स्थित है ना, जो गोगुंदा से कुंभलगढ़ के बीच के अंदर पड़ता है, जिसे बोराट का पठार हम कहते हैं। और गोगुंदा में महाराणा प्रताप का प्रारंभिक समय बीता, उनका राज्याभिषेक भी यहाँ पर हुआ था। कुंभलगढ़ यहाँ पर एक प्रसिद्ध दुर्ग है, अभयारण्य भी है इस नाम से, अभयारण्य। तो यहां हम मोटा मोटा समझ रहे हैं इनसे संबंधित। जामरकोटड़ा की यदि हम बात करें तो यहां पर रॉक फास्फेट की यहां पर क्या है, माइंस है। और जाडोल की यदि हम बात करें तो उदयपुर का जो जाडोल है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? हल्दी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। हल्दी का पिक आपके सामने लगा हुआ है, तो इस तरीके की हल्दी होती है, बिल्कुल। तो जाडोल के लिए प्रसिद्ध, बिल्कुल। कुंभलगढ़ भी आंसर आ रहा है, जाडोल भी आ रहा है, तो यहां पर जो है जाडोल सबसे सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल। सभी आंसर दे रहे हैं यहां पर। नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्न की, उदयपुर का मुकुटमणि व मानसून पैलेस किसे कहा जाता है? देखो यहां पर प्रश्न पूछा गया है, मुकुटमणि और मानसून पैलेस दोनों पूछा गया है। गुलाब बाग को कहते हैं, सज्जनगढ़ को कहते हैं, राणा प्रताप जी के स्मारक को कहते हैं, या पिछोला झील को कहते हैं। तो यहां पर यदि हम बात करें सज्जनगढ़ दुर्ग की, तो सज्जनगढ़ दुर्ग की यहां पर हम बात कर रहे हैं। नजारा आपके सामने है। मानसून पैलेस का मतलब ऊंचाई पर बना हुआ है, यहां से मौसम साफ दिखता है, बहुत अच्छा यहां पर मानसून रहता है। तो ये जो है आपको मानसून पैलेस दिख रहा है। इसके चारों ओर जो ये क्षेत्र है, जैसे ये जो क्षेत्र है, ये कौन सा क्षेत्र है? ये एक अभयारण्य क्षेत्र है, जिसे सज्जनगढ़ अभयारण्य कहते हैं। ये राजस्थान का सबसे छोटा अभयारण्य था, लेकिन सरिस्का ए अभयारण्य जब बना तो उसके बाद में ये राजस्थान का दूसरा सबसे छोटा अभयारण्य हो गया। तो सज्जनगढ़ मृगवन भी है यहाँ पर, सज्जनगढ़ दुर्ग भी है, और सज्जनगढ़ की यहाँ पर हम बात करें तो सज्जनगढ़ अभयारण्य क्षेत्र भी है, जो राजस्थान का दूसरा सबसे छोटा अभयारण्य है। महाराणा सज्जन सिंह के समय इनका निर्माण हुआ, और इनको किस नाम से जाना जाता है? इन्हें उदयपुर का मुकुटमणि या मानसून पैलेस के नाम से जाना जाता है। तो बिल्कुल एकदम फैक्ट क्लियर है आपके यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उदयपुर के वल्लभ नगर में कौन सा संस्थान स्थापित है? तो यदि हम ऊंट अनुसंधान की बात करें तो ये जोहड़बीड़ बीकानेर में है, जोहड़बीड़ बीकानेर में है। केंद्रीय भेड़ अनुसंधान की यदि हम बात करें तो ये अविकानगर मालपुरा टोंक जिले में पड़ता है। यदि कभी आप इस तरफ से शाहपुरा से केंकड़ी होते हुए यदि आप जयपुर जाओगे तो ये बीच में आता है आपके मालपुरा, रेनवाल, फागी वगैरह। तो इसी रूट पर जो है ये आपके अविकानगर पड़ता है, और यहाँ पर ऑन रोड ही है यहाँ पर अनुसंधान केंद्र, आप इसको देख सकते हैं। भैंस अनुसंधान केंद्र और प्रजनन केंद्र की बात करें तो ये वल्लभ नगर के अंदर है, वल्लभ नगर। और वल्लभ नगर कहाँ है? उदयपुर में है। इनमें से कोई, मतलब ये जो आंसर है 3 नंबर आंसर सही हो जाएगा। लगभग सभी 3 यहाँ पर आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल। सिरोही से प्रणाम, सभी को प्रणाम, सभी को राम राम, है ना। तो यहाँ पर सभी ने आंसर दे दिया है, बिल्कुल सही बात है। आराम से शानदार तरीके से प्रश्नोत्तरी चल रही है, आप बिंदास इसके आंसर दे रहे हो। लेकिन आपको समय समय पर क्लास को शेयर भी करना है। जो साथी लेट जुड़ते हैं क्लास से, जैसे ही क्लास शुरू होती है कुछ नहीं जुड़ पाते हैं, तो जो लेट जुड़ते हैं उनको भी बाद में क्लास को लाइक करना है और अपने मित्रों के साथ शेयर करना है, बिल्कुल। अपने परिवार का सहयोग करना है आप सभी को। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पर हम बात करते हैं, लोक कला मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो यहाँ पर हम कन्हैयालाल जी सेठिया की बात करें, देवीलाल जी सामर की बात करें, हीरालाल जी शास्त्री की बात करें, मोतीलाल जी तेजावत की यहाँ पर बात करें, तो स्वर्गीय देवीलाल जी सामर जो है, स्वर्गीय, इन्हें पद्मश्री भी मिला था। तो स्वर्गीय पद्मश्री देवीलाल जी सामर जो है कोमल जी कोठारी के एक सहयोगी व्यक्ति थे, बहुत ही कला मर्मज्ञ व्यक्ति थे। कला मतलब एक तरह से कला बहुत पसंद थी इनको। और लोक कला मंडल जो है इसकी स्थापना इन्होंने कहां कर दी? उदयपुर के अंदर कर दी। और कब कर दी? 1952 के अंदर कर दी। तो लोक कला मंडल जो है उदयपुर में स्थित है, और किसके द्वारा स्थापित है? स्वर्गीय पद्मश्री देवीलाल जी सामर के द्वारा यह स्थापित है। और कहां पर है? उदयपुर में है। कब हुई थी स्थापना? 1952 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है ना। तो ये लोक कला को संरक्षण देने के लिए इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट प्रश्न की यहां पर बात करें, उदयपुर की स्थापना कब की गई थी? तो यहां पर यदि हम उदयपुर की स्थापना की बात करें तो 1459 के अंदर जोधपुर की स्थापना हुई थी, जोधपुर। 1113 में यदि हम बात करें तो अजमेर की स्थापना हुई थी, अजमेर। और
1540 में यदि हम बात करें तो महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म, तो यहां पर यदि इंग्लिश डेट करें तो 9 मई हो जाएगा, और यदि हम हिंदी की बात करें तो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया यहां पर आंसर हो जाएगा। तो 1559 की यदि हम बात करें तो 1559 में महाराणा उदय सिंह है, महाराणा उदय सिंह जी जो हैं उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो महाराणा उदय सिंह जी के द्वारा स्थापना की गई। क्योंकि मुगलों की जिस तरीके से हरकतें हो रही थी तो इनको लग रहा था कि चित्तौड़ जो है वो पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं है। और 1568 में हम जानते हैं कि जब चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ था उस समय उदय सिंह जी जो है वहां से जाना नहीं चाह रहे थे, महाराणा प्रताप वहां से जाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन मेवाड़ी सरदारों के समझाने पर, जयमल फत्ता के समझाने पर कि आप यदि जिंदा रहोगे तो हम संघर्ष को जारी रख पाएंगे, आप अभी समय उचित नहीं है, आप चित्तौड़ को छोड़ दीजिए। उसके बाद में ऐसा कहा जाता है कि महाराणा उदय सिंह जो है अपने परिवार सहित कहां चले जाते हैं, उदयपुर में गिरवा की पहाड़ियों की तरफ चले जाते हैं। गिरवा की पहाड़ियां उदयपुर के चारों तरफ गोलाकार आकृति में, या हम तसरी नुमा उनको कह सकते हैं, उस आकार में फैली हुई है। इसकी भी हम आगे बात करेंगे। तो यहां पर क्लियर हो गया, 1559 के अंदर महाराणा उदय सिंह जी ने उदयपुर की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। रॉक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध खनन क्षेत्र है। देखो अभी हम यहां पर बात कर रहे थे, जाडोल से संबंधित हमने बात की कि यहाँ की हल्दी प्रसिद्ध है ना, हल्दी उत्पादन के लिए उदयपुर का जाडोल क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो यहां पर यदि हम बात करें देवारी की, जावर की, जामर कोटड़ा की या जाडोल की, तो यहां पर यदि हम देवारी की बात करें तो यहां पर क्या है, जिंक समेल्टर प्लांट है, जिंक समेल्टर प्लांट है यहां पर। जावर की बात करें तो यहां पर चांदी की खान है, चांदी की खान। अब किसके समय निकले उसके संबंधित आगे एक बहुत शानदार प्रश्न है, वहां पर हम डिटेल से बात करेंगे। जामर कोटड़ा की बात करें तो यहां पर रॉक फास्फेट की बात हो रही है, कोटड़ा कह दो या जामर कोटड़ा कह दो, उदयपुर का क्षेत्र है। और जाडोल जो है वो हल्दी के लिए प्रसिद्ध है, हल्दी के लिए प्रसिद्ध। तो यहां पर मेरे हिसाब से चारों ऑप्शन आपको आसानी से क्लियर हैं। बिल्कुल सबसे ज्यादा आंसर जो है वो आ रहा है आपके जामर कोटड़ा, बिल्कुल सही है। एक बार क्लास को आप पुनः शेयर करें। बिल्कुल प्रिंस जी क्या कमेंट कर पा रहे हैं, मेरे पास पूरी बुक है, मैं तो जी बिल्कुल ये जो बुक है बिल्कुल आप पढ़िए बुक, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बुक की जानकारी बहुत जल्द आपको दी जाएगी। अभी जो क्लास चल रही है आपको इस क्लास का आनंद लेना है ना, आपको इधर उधर नहीं भटकना है, इधर उधर की बातें नहीं करनी है, आपको ज्यादा से ज्यादा क्लास पर फोकस रखना है, यहाँ पर क्या समझाया जा रहा है उस पर फोकस रखना है। क्योंकि क्लास जो है एक बार में आप पढ़ते हो तो लगभग ये मान लो कि एक बार पढ़ने से आपका उदयपुर पूरी तरीके से क्लियर हो रहा है। आप सभी जानते हो कि हर एग्जाम में मेवाड़ के इतिहास से संबंधित, मेवाड़ के कला संस्कृति से संबंधित, वहां के भौगोलिक स्थानों से संबंधित एग्जाम में बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं। यहाँ पर अभी जो मैं प्रश्न करवा रहा हूं लगभग हर एक प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। हम यहाँ पर सभी ऑप्शनों की चर्चा इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि अब की बार प्रश्न उस तरीके से डायरेक्ट ना आके इनडायरेक्ट इस तरीके से पूछा जाए। भाई बार बार ये थोड़ी पूछेगा कि रॉक फास्फेट कहां पर पाया जाता है, ये भी तो पूछ सकता है जिंक समेल्टर प्लांट कहां है, चांदी की सबसे बड़ी खान कहां है, जाडोल किसके लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर हमें सारे ऑप्शनों के बारे में भी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल सभी थम्स अप कर रहे हैं, एक बार सभी ने क्लास को शेयर कर दिया है। 500 प्लस आज लाइव जाने चाहिए, टारगेट है आप सभी का। और आप सभी को जितने भी भाई यहाँ पर लाइव जुड़े हुए हैं एक एक बार भी आप शेयर करोगे ना तो 500 तो क्या 1000 प्लस भी करवाना कोई बड़ी बात है नहीं है। आप सभी मैसेज भी करते हो सर क्लास बहुत अच्छी चल रही है, सब है वो सब बढ़िया, बिल्कुल कमेंट में सभी के देख रहा हूं, लेकिन आप टाइम शेयर नहीं करते हो यार क्लास को, है ना। शेयर करना आप सभी को, बिल्कुल शानदार क्लास आपकी चल रही है, सभी ने लाइक भी कर दिया है। तो यहाँ पर जो है आंसर आपको आ चुका है, बिल्कुल ठीक है ना। बुक का नाम बार बार बता दिया है, अब नेक्स्ट टाइम जब उसका अपडेट आएगा तब बताएंगे, अभी बार बार बुक का नाम नहीं बताएंगे। तो यहां पर बात कर रहे हैं महाराणा प्रताप जी की, इनका राज्याभिषेक जो है वो कहां पर हुआ था। अब देखो इनके राज्याभिषेक से संबंधित दो तथ्य आते हैं। अब अलग अलग किताबों में या हम गाइडों में कह सकते हैं थोड़ा सा चेंज दिया गया, लेकिन जो फैक्ट बात है उसकी हम यहां पर बात करते हैं। चित्तौड़गढ़ तो महाराणा प्रताप ने 1568 में ही छोड़ दिया था, और ये जो डेट है एक तरीके से एक दुर्भाग्य की डेट मान सकते हैं। इसके बाद महाराणा प्रताप जो है वो लगभग 1597 तक जब तक वो जिए यहां पर नहीं आ पाए, चित्तौड़ पर कब्जा नहीं कर पाए। इस टाइम पर अकबर का कब्जा हो गया था चित्तौड़ पर। तो यहां पर यदि हम बात करें तो राज्याभिषेक यहां तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक जो है वो 1572 में हो रहा है। राज्याभिषेक
तो राज्याभिषेक की बात करें तो राज्याभिषेक कब हुआ था? 28 फरवरी 1572 को हुआ था। और कहां हुआ? तो गोगुंदा के अंदर हुआ था। तो गोगुंदा में हुआ था। तो यहां पर यदि हम बात करें मांडलगढ़ की, तो मांडलगढ़ में किला है। मुगल बादशाह अकबर की जब फौज आई थी महाराणा प्रताप के विरुद्ध मान सिंह के नेतृत्व में, तो सबसे पहले जब उन्होंने जो किला जीता था वो किला मांडलगढ़ था। महाराणा प्रताप जब तक जिए तब तक चित्तौड़ और मांडलगढ़ दोनों जो जगह हैं वो अपने अधिकार में नहीं कर पाए। बाकी लगभग संपूर्ण मेवाड़ उनके अपने अधीन वापस हो गया था यहाँ पर। तो यहाँ पर नेक्स्ट बात करें हम गोगुंदा की, तो अभी हमने बात कर ली कि 28 फरवरी 1572 को यहां पर इनका क्या हो गया? राज्याभिषेक हो गया। उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में राज्याभिषेक नहीं हुआ था, लेकिन इसके बाद ऐसा कहा जाता है कि 1 मार्च 1572 को राज्याभिषेक समारोह कहां मनाया? कुंभलगढ़ में मनाया गया। तो जैसे हम शादी विवाह के बाद जो खाना देते हैं और उसके बाद जो एक रिसेप्शन पार्टी का आयोजन किया जाता है, तो वो क्या होता है? शादी समारोह कहा जाता है, उसको शादी का जलसा कह सकते हैं। तो यहां पर भी ये क्या है? महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक हुआ था वो एक खूनी संघर्ष के तौर पर हुआ। राजमहलों की क्रांति उस समय चल रही थी। तो यहां पर हम बात करें कि विधिवत उनका राज्याभिषेक समारोह नहीं हो पाया। कृष्णदास टुंडावत ने वहीं शमशान घाट में गोगुंदा में, जहां पर महाराणा उदय सिंह जी की अंत्येष्टि हो रही थी, वहां पर इनके तलवार बांध करके कह दिया कि भाई आप हमारे महाराणा हो। लेकिन जो विधिवत राज्याभिषेक है वो नहीं माना जा सका। और कहते हैं कि भाई एक दिन बाद जो है वो कुंभलगढ़ में इनका राज्याभिषेक हुआ। तो या तो महाराणा प्रताप का 2 बार राज्याभिषेक मान सकते हैं, लेकिन यदि सीधा प्रश्न आए महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहां हुआ और कब हुआ, तो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा के अंदर होता है। एक दिन बाद वहां पर कुंभलगढ़ के अंदर जो राज्याभिषेक समारोह मनाया जाता है, या कह सकते हैं कि दूसरी बार महाराणा प्रताप का विधिवत राज्याभिषेक हुआ था। और ऐसा भी माना जाता है कि मारवाड़ के शासक राव चंद्रसेन ने भी इस समारोह में भाग लिया और महाराणा प्रताप की हौसला अफजाई की थी। तो यहां पर हम गोगुंदा की बात कर लेते हैं। गोगुंदा में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, सहेलियों की बाड़ी किस झील के निकट स्थित है? तो देखो यहां पर पिछोला झील, फतेह सागर झील, उदय सागर झील और जयसमंद झील। तो सबसे पहले यदि हम इसकी बात करते हैं सहेलियों की बाड़ी की, तो जो इसका निर्माण है वो करवाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो सहेलियों की बाड़ी जो है इसका निर्माण करवाया था महाराणा संग्राम सिंह सेकंड ने। महाराणा संग्राम सिंह सेकंड किसके लिए करवाया? अपनी पुत्री के लिए करवाया। अपनी पुत्री के खेलने के लिए जो है सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया कि भाई पुत्री और उसकी सहेलियां यहां पर खेलेगी। अभी वर्तमान में तो ये क्या है? एक तरीके से एक गार्डन है, ये एक उद्यान है। फतेह सागर झील की यदि हम बात करें, है ना, जिसे कनौट बांध भी हम कहते हैं, तो इसके निकट जो है ये स्थित है और बहुत ही रमणीक स्थल है। और उसी में से एक ये छायाचित्र यहां पर लिया गया है, जिसमें एक मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि ये फव्वारे वगैरह चल रहे हैं इस तरफ, और ये बीच में छतरी वतरी बनी हुई, बहुत ही शानदार रमणीक स्थल है। बीच में म्यूजियम भी स्थित है सहेलियों की बाड़ी में। और महाराणा संग्राम सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया। जो संग्राम सिंह जी सेकंड है, फर्स्ट वाले तो महाराणा सांगा थे जो खानवा युद्ध उन्होंने लड़ा था। तो नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पर बात करते हैं, किस नदी का प्रवाह क्षेत्र उदयपुर जिले में नहीं है? देखो यहाँ पर जो पूछा गया है साबरमती, गोमती, बनास और बेड़च। तो यहां पर यदि हम साबरमती की बात करें तो साबरमती जो है वो उदयपुर से निकलने के बाद में कहां चली जाती है? गुजरात में होते हुए अरब सागर में जाके मिल जाती है। गोमती की यदि बात करें तो ये कौन सी नदी है? ये बड़ी गोमती नदी है, जिसके किनारे यदि बात करें या इसको रोक करके जो एक झील का निर्माण करवाया गया वो थी जयसमंद झील। जयसमंद जो झील थी, महाराणा जय सिंह जी ने क्या किया था? इस नदी को रोक करके यहाँ पर एक बांध का निर्माण करवा के इस झील का निर्माण करवाया। बेड़च की यदि बात करें हम तो उदय सागर झील तक ये आयड के नाम से जानी जाती है, उसके बाद में ये बेड़च के नाम से जानी जाती है। लेकिन बनास की यदि हम बात करें तो बनास सबसे पहले तो राजसमंद में बहती है, इसके बाद में चित्तौड़गढ़ में बहती है, और चित्तौड़गढ़ में भीलवाड़ा के निकट जाके सॉरी ये उसके बाद में भीलवाड़ा में बहती है, और उसके बाद में
बाद में बनास जो है टोंक होते हुए सवाई माधोपुर में जाके चंबल में मिल जाती, तो यहाँ पर बनास जो है वो एक अलग आंसर हो जाएगा, बनास उदयपुर में नहीं बहती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, जावर में चांदी की खान का पता किस शासक के समय चला? तो हम सभी जानते हैं कि राणा लक्ष्य सिंह, या इन्हें लाखा के नाम से हम कह सकते हैं, राणा लाखा या राणा जी लक्ष्य सिंह जो है ना, इनके समय जो है इस खान का पता चलता है और आर्थिक काफी उन्नति होती है। वहां पर सीसा जस्ता भी निकलता था, लेकिन उस समय इनको सीसा जस्ता के बारे में इतना उनका उपयोग पता नहीं था, इनको चांदी के बारे में उपयोग पता था। तो चांदी जो है इनकी तरफ से एक बहुमूल्य धातु थी, बिल्कुल। तो इनको लग रहा था कि भाई चांदी जो है उसको बेच के इनकी चांदी कर ली और इनकी चांदी हो गई। तो यहाँ पर आपको ये ऐसे याद रखना है कि जावर में चांदी की जो खान का पता चला वो किसके समय चला? तो राणा लाखा की क्या हो गई? चांदी हो गई भाई। इनको बहुत सारा पैसा यहाँ से प्राप्त हुआ, बहुत सारा धन। और ये जो छायाचित्र है ये जावर की माइंस का एक लिया हुआ छायाचित्र है। यहाँ पर जावर की माइंस है जहां से सीसा जस्ता के साथ में क्या निकलता है? चांदी भी निकलती है। और संयुक्त जो अयस्क है उसे गैलेना के नाम से जाना जाता है। सीसा जस्ता के साथ में चांदी भी निकलती है। सीसा जस्ता का जो संयुक्त, क्योंकि ये संयुक्त खनिज है, इस वजह से उनका जो संयुक्त खनिज है उसको अयस्क जो है उसका नाम क्या हो गया? गैलेना के नाम से उसको जाना जाता है। तो यहां पर हम राणा जी लक्ष्य सिंह की बात करें, राणा लाखा की बात करें, तो इनके समय में चांदी निकली और इन्होंने बुढ़ापे में शादी की, बहुत पैसा हो गया तो बुढ़ापे में भी इन्होंने शादी कर ली थी। ये थे आपके राणा जी लाखा जी। नेक्स्ट बात करते हैं, उदयपुर जिले का शुभंकर क्या है? कब्र बिज्जू, भालू, भेड़िया, उड़न गिलहरी। तो उड़न गिलहरी की यदि हम बात करें, प्रतापगढ़ आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद भेड़िए की बात करें, राजसमंद जो कुंभलगढ़ अभ्यारण्य है वो भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। भालू, जालोर का जो सुंदा माता पर्वत है, सुंदा माता में जो स्थित कंजर्वेशन रिजर्व है वो भालुओं के लिए प्रसिद्ध है। तो अब एक आंसर हो जाएगा कब्र बिजू। जी बिल्कुल, अनिल जी कह रहे हैं कि झालावाड़ से सिलेक्शन हो गया, बहुत अच्छी बात है, आप सभी को बधाई। और जिनका नहीं हुआ निराश नहीं होके आपको पुनः तैयारी करनी है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारी भर्तियां आई हुई है, मस्त रह के आपको तैयारी वापस करनी चाहिए। और शानदार पहल यहाँ पर आपके साथ चल रही है और बहुत ही शानदार प्रश्नोत्तरी में आप भी हिस्सा ले रहे हो। तो यहाँ पर कब्र बिज्जू की यदि हम बात करें, देखने में देख लो है ना, चूहे के समान दिखता है। कब्र बिज्जू का मतलब कब्र खोदता है, एक तरीके से जमीन को खोदता है, तो इसका नाम भी क्या पड़ गया? कब्र बिज्जू पड़ गया। ये चूहे से बड़े चूहे के आकार का आप मान सकते हो। तो उदयपुर का जो ये जिला शुभंकर है। निम्न में से बात करें कि उदयपुर का भौगोलिक उपनाम नहीं है। यहाँ पर राजस्थान का कश्मीर कहें या भारत का दूसरा कश्मीर भी इसको हम कह सकते हैं। भारत का दूसरा कश्मीर, भारत का दूसरा कश्मीर। और पूर्वी राजस्थान के कश्मीर की बात करें तो वो हो जाएगा अलवर। सैलानियों का स्वर्ग, बिल्कुल, यहाँ पर सैलानी पर्यटक बहुत ज्यादा आते हैं। पूर्व का वेनिस, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हेरिटेज सिटी की यदि हम बात करें तो हेरिटेज सिटी जो है वो जयपुर को कहा जाता है। तो यहाँ पर जो 4 नंबर आंसर है आप भी दे रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर जो है 4 नंबर आंसर यहाँ पर हेरिटेज सिटी वो जयपुर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, रूठी रानी का महल और चित्रित हवा महल जो है वो किस झील के किनारे है? राजसमंद झील के, जयसमंद झील के, पिछोला झील के या फतेह सागर झील के? तो यहाँ पर यदि हम जयसमंद झील की बात करें, ये आपको जो दिख रही है ये जयसमंद झील है यहाँ पर। तो जयसमंद झील की यहाँ पर बात करें, इसके निकट एक पहाड़ी पर रूठी रानी का महल और चित्रित हवा महल स्थित है। रूठी रानी इतिहास में बहुत सारी प्रसिद्ध हुई, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध रूठी रानी थी वो उमादेव थी और आजीवन कहां रही? तारागढ़ दुर्ग अजमेर में रही। इसके अलावा यदि हम इस महल की बात करें तो इसका निर्माण महाराणा जय सिंह ने अपनी रानी के लिए करवाया था। जय समन झील की बात करें तो उन्होंने ही बनाया था, गोमती नदी को रोक कर। तो यहां पर जो है जय समन सही हो जाएगा, जिसके किनारे रूठी रानी का महल है और चित्रित हवा महल भी यहीं पर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, जगत के अंबिका माता मंदिर को क्या कहा जाता है? तो यहां पर यदि राजस्थान का खजुराहो कहें तो ये हो जाएगा किराड़ू, जो कि बाड़मेर में पड़ता है। हाड़ौती का खजुराहो की यदि हम बात करें तो ये बंड देवरा हो जाएगा, जो कहां पर है? बारां के अंदर है। मेवाड़ के खजुराहो की बात करें तो बिल्कुल ये जगत का अंबिका माता मंदिर जो है मेवाड़ का खजुराहो कहलाता है। राजस्थान का मिनी खजुराहो जो है ये बंड देवरा ही कहलाता है। तो यहां पर जो है आंसर कौन सा हो जाएगा? मेवाड़ का खजुराहो जो है वो जगत का अंबिका माता मंदिर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, कौन सा अभ्यारण्य क्षेत्र उदयपुर जिले में है? सीता माता अभ्यारण्य की बात करें तो चित्तौड़गढ़ और
प्रतापगढ़ में फैला हुआ। पहले जो दरियावद का क्षेत्र था, जो उदयपुर का था, ये जब क्षेत्र प्रतापगढ़ में शामिल हो गया तो उसके साथ ही प्रतापगढ़ का जो हम बात करें अभ्यारण्य क्षेत्र है वो भी प्रतापगढ़ में आ गया। पहले इसकी सीमा उदयपुर में भी थी, लेकिन जब से दरियावद जो है वो प्रतापगढ़ में शामिल हुआ है तो अब जो ये अभ्यारण्य है ये 2 जिलों में है। और 2 जिले कौन से? चित्तौड़ और प्रतापगढ़। चित्तौड़ और प्रतापगढ़। बस्सी अभ्यारण्य की बात करें तो ये चित्तौड़ के अंदर है, बस्सी जयपुर का भी फेमस है। इसके बाद भैंसरोडगढ़ की बात करें तो यहाँ ये भी चित्तौड़ में है। फुलवारी की जो नाल अभ्यारण्य है जो उदयपुर में स्थित है, महाराणा प्रताप की संकटकालीन कर्मस्थली रह चुका है। तो महाराणा प्रताप की कर्मस्थली, महाराणा प्रताप की कर्मस्थली रह चुका है। एक बार एग्जाम में प्रश्न आया था कि राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य जो है वो महाराणा प्रताप की कर्मस्थली रह चुका है, तो यहां पर फुलवारी की नाल अभ्यारण्य जो है 2016 वन रक्षक वनपाल में भी ये प्रश्न पूछा गया। तो यहां पर जो फुलवारी की नाल है ये आपके सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से कौन सी झील उदयपुर जिले में स्थित नहीं है? तो यहां पर यदि बात करें उदय सागर की, बिल्कुल है, बेडस नदी से संबंधित है। इसके बाद फोय सागर की बात करें तो ये तो भाई अजमेर के अंदर है। फोय सागर कहां पर है? अजमेर में। बाकी फतेह सागर, स्वरूप सागर जो है वो कहां पर है? वो उदयपुर में है। स्वरूप सागर एक झील ना होकर के जलाशय है जो पिछोला और फतेह सागर के बीच में पड़ता है एक तरीके से। तो यहां पर ये स्वरूप सागर भी कहां पर हो जाएगा? उदयपुर में हो जाएगा। लेकिन फोय सागर जो है वो अलग से अजमेर में हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, ताम्रवती नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो यहां पर यदि हम ताम्रवती नगरी की बात करें जिसका एक छाया चित्र भी आपके सामने बना हुआ है, तो यहां पर बात करें खेतड़ी, झुंझुनू, सुनारी और आहड़। सुनारी जो है वो झुंझुनू जिले में है और यहां से लोह कालीन क्या मिले हैं? औजार मिले, यहाँ पर भट्टियां प्राप्त हुई है। आहड़ की बात करें तो ये उदयपुर में है जिसे ताम्रवती नगरी कहा जाता है। और खेतड़ी को क्या कहेंगे? ताम्र नगरी। ताम्र नगरी, ताम्रवती नगरी नहीं कहेंगे। और ये क्या हो जाएगा? ताम्र जिला हो जाएगा, ताम्र जिला। और यहां पर लोहे की क्या प्राप्त हुई है? लोहे की भट्टियां प्राप्त हुई है। तो यहां पर क्लियर है, आहड़ जो है वो क्या कहलाएगा? ताम्रवती नगरी कहलाएगा जो उदयपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, उदयपुर जिले में स्थित राजस्थान का प्रथम शिल्प ग्राम है। तो यहां पर यदि हम बात करें शिल्प ग्राम की तो हवाला, कुंडा, बोरुंदा और पादरला। तो यदि हवाला की बात करें, कुंडा की बात कर लेते हैं पहले, ये जयपुर में है और इसे क्या कहा जाता है? हाथी ग्राम के नाम से जाना जाता है। बोरुंदा जो है वो जोधपुर में है और यहां पर कौन सा संस्थान है? रूपायन संस्थान है जिसे कोमल जी कोठारी ने स्थापित किया गया था, जिनका संबंध कपासन से है। पादरला की यदि हम बात करें तो पादरला कहां पर है? पाली में है, मांगी बाई से संबंधित स्थल है। और ये किसका जन्म स्थल माना जाता है? तेरह ताली नृत्य का जन्म स्थल। तो तेरह ताली नृत्य का जो जन्म स्थल है वो कौन सा गांव माना जाता है? पादरला पाली माना जाता है, जहां की मांगी बाई प्रसिद्ध है इस नृत्य के लिए। 13 मजीरों के साथ ये नृत्य किया जाता है और कामड़ जाति की जो महिलाएं हैं वो इस नृत्य को करती है। कामड़िया पंथ बाबा रामदेव ने चलाया। बाबा रामदेव का मेला रूणेचा रामदेवरा जैसलमेर में बढ़ता है और ये जो नृत्य है ये उस मेले की सबसे बड़ी विशेषता है, सबसे बड़ा आकर्षण माना जाता है। बिल्कुल यहाँ पर ग्राम हवाला की बात हो रही है, तो हवाला ग्राम जो है, अब शिल्प ग्राम क्या होता है पहली बात तो ये, तो आजकल आधुनिकता के दौर में जो शहरों का विकास हो रहा है, हम देख रहे हैं दिनों दिन शहर बढ़ते जा रहे हैं, तो यहाँ पर ग्रामीण संस्कृति को परिभाषित किया गया है। गाँव में लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, उनकी क्या वेशभूषा है, उनकी क्या दिनचर्या है, तो वो पूरी वहां पर बताई गई है। तो ज्यादातर तो वहां पर विदेशी आते हैं, अपने यहाँ के लोग भी जाते हैं, लेकिन हम तो गाँव में रहते हैं तो गाँव की संस्कृति से हम कहीं ना कहीं परिचित हैं। लेकिन स्पेशली विदेशी लोग जिनको गांवों की संस्कृति के बारे में कम जानकारी है, उनको दिखाने के लिए शिल्पग्राम स्थित है। बिल्कुल मैंने आंसर दे दिया, शिल्पग्राम क्या होता है मैंने अभी बता दिया, शिल्पग्राम क्या होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, जग मंदिर और जग निवास पैलेस किस झील में स्थित है? पिछोला की बात करें, मानसागर की बात करें, फतेह सागर की बात करें, उदय सागर की बात करें, तो पहले तो ये जग मंदिर और जग निवास पैलेस है क्या? ये कोई इमारतें हैं, तो ये कहां पर स्थित है? पिछोला झील में स्थित है। ये देखो इसका फोटो भी बता रखा है। 1857 की क्रांति की यदि हम बात करें तो नीमच से जो अंग्रेज भाग कर आए थे उनको कहां पर शरण दी गई थी? उनको यहां पर शरण दी गई थी। महाराणा जगत सिंह के समय इनका निर्माण हुआ और ये बहुत ही प्रसिद्ध है ना। पिछोला झील में स्थित जो जल महल है बहुत ही प्रसिद्ध है। तो ये जग निवास होटल जो है
ये होटल बहुत फेमस रह चुकी है, कई सेलिब्रिटी यहाँ पर आ चुके हैं और बहुत ही महंगी होटल है जो पानी के बीच में बनी हुई है, यहाँ पर नाव से ही पहुंचा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, उदयपुर से पूर्व मेवाड़ की राजधानी क्या थी? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उदयपुर से पूर्व मेवाड़ की राजधानी की, तो जो चित्तौड़ है वो उदयपुर से पहले राजधानी रहता है मेवाड़ की। और हम जानते हैं कि 1568 में जब अकबर जो है मुगल बादशाह वो कब्जा कर लेता है चित्तौड़ पर, उसके बाद जो है राजधानी स्वतः कहाँ आ जाती है? उदयपुर आ जाती है। बाकी 1559 में हम जानते हैं कि उदयपुर का निर्माण हो गया था और महाराणा उदय सिंह को जो पहले उन्होंने सोच लिया था कि इस प्रकार की घटना हो सकती है, इस वजह से उन्होंने उदयपुर का निर्माण करवा दिया और उसके बाद में उदयपुर काम भी आ गया यहाँ पर। तो बिल्कुल शानदार आंसर आप दे रहे हो। चावंड महाराणा प्रताप के समय राजधानी रहती है, बिल्कुल। कुंभलगढ़ भी राजधानी रहती है, लेकिन चित्तौड़ यदि उदयपुर से पहले की हम बात करें तो राजधानी क्या हो जाएगी? चित्तौड़ हो जाएगी। मांडलगढ़ जो है वो कभी मेवाड़ की राजधानी नहीं रहती है यहाँ पर। तो बिल्कुल एकदम क्लियर है। चित्तौड़गढ़ का किला भी दे रखा, देखो ये गोमुख कुंड का छाया चित्र आपके सामने है। यहाँ पर ये गोमुख कुंड है, ये यहाँ पर मंदिर है, ये विजय स्तंभ आपको दिख रहा है। यहाँ पर यदि बात करें तो ये समीदेश्वर मंदिर है जिसे हम मोकल मंदिर भी कहते हैं। और इसके बाद में ये पीछे जो है आपको फतेह प्रकाश महल दिख रहा होगा, ये जयमल फत्ता की हवेली दिख रही है, ये आपको कुंभा का मंदिर दिख रहा है, कुंभशाह मंदिर दिख रहा है, यहाँ पर ये कुंभा महल दिख रहा है और ये जो है जयमल फत्ता की हवेली है यहाँ पर। इसके आगे हम जाते हैं तो गोरा बादल के महल भी आते हैं और यहाँ पर देखो ये कीर्ति स्तंभ भी दिख रहा है। तो बिल्कुल बहुत सारा नजारा आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल फोर्ट फेस्टिवल अभी चल रहा है, बिल्कुल सही बात है। अभी चित्तौड़ में फोर्ट फेस्टिवल जो है काफी चर्चा का कारण रहा है, उसकी बात भी चित्तौड़गढ़ जिला दर्शन में करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सौर ऊर्जा संचालित नाव को सर्वप्रथम किस झील में चलाया गया? तो पिछोला झील, पुष्कर झील, नक्की झील या फतेह सागर झील? तो यदि हम बात करें सौर से संचालित पहली जो नाव है फतेह सागर झील में चलाई गई थी। बहुत ही शानदार झील है, ये बहुत बड़ी झील है। तो इसके अंदर टेस्ट किया गया इस नाव का कि क्या सौर ऊर्जा से भी नाव चलाई जा सकती है क्या। जी बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न की यहां पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है, आहड़ में बनी छतरियों में प्रथम छतरी किस मेवाड़ शासकों की है? तो अब हम बात करते हैं यहां पर महाराणा प्रताप की। तो महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक है वो हम जानते हैं कि चावंड में हुआ था, बारडोली के निकट हुआ था और बारडोली में ही उनकी क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। तो महाराणा प्रताप की छतरी यहां हो नहीं सकती। फिर इसके बाद में अमर सिंह जी की बात करें जो महाराणा प्रताप के उत्तराधिकारी थे, तो इनकी जो छतरी है वो सबसे पहले कहां बनाएगी? या बनाएगी। कारण है क्यों बनाएगी? क्योंकि इनके समय में मेवाड़ मुगल संधि हो जाती है और इनको राजधानी लौटा दी जाती है, उदयपुर लौटा दिया जाता है, चित्तौड़ इनको लौटा दिया जाता है। तो फिर इसके बाद में एक तरह से अपने आप को सेफ मानते हैं। और अमर सिंह जी की जब मृत्यु होती है तो इनकी जो छतरी है वो आहड़ में बनाई जाती है। और अमर सिंह जी की जो बनाई हुई छतरी है, ये अमर सिंह जी की जो छतरी है ये सबसे भव्य छतरी है। आहड़ में लगभग हम बात करते हैं अमर सिंह जी के बाद में जितने भी शासक हुए हैं सभी की छतरियां वहां पर अंत्येष्टि के बाद वहां पर बनाई गई। वो सभी छतरियां वहां पर स्थित है, आहड़ में स्थित है, जिसे महासतियां कहा जाता है। अभी हम आगे और बात करेंगे। तो यहां पर जो अमर सिंह जी की छतरी है ये प्रथम छतरी है और सबसे भव्य छतरी यहां पर मानी जाती है। उदय सिंह जी की बात करें तो उदय सिंह जी का जो अंतिम संस्कार अंत्येष्टि हुई थी वो गोकुंदा में हुई थी, उनका स्मारक वहां बना हुआ है। नेक्स्ट बात करें, नटनी का चबूतरा किस झील के किनारे बना हुआ है? 2013 राजस्थान पुलिस के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था। राजस्थान पुलिस की यदि बात करें तो 2013 के एग्जाम में ये पूछा गया था। तो नटनी का चबूतरा पिछोला, फतेह सागर, उदय सागर या स्वरूप सागर? तो नटनी जो है उसका नाम क्या था? गलकी उसका नाम था। महाराणा ने ऐसी घोषणा की उसका कर्तव्य देख करके, यदि तू झील को इधर से उस तरफ पार कर लेगी तो तुम्हारे को ये इनाम दिया जाएगा। तो महाराणा की शर्त अनुसार एक रस्सी बांधी गई, उस पर नटनी ने चलना शुरू किया। जैसे ही नटनी झील के बीच में पहुंची, मेवाड़ी सरदारों ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि अरे अपने हाथ से मेवाड़ जा रहा है, अपना राज आधा जा रहा है, आधा जा रहा है। तो किसी ने वो रस्सी काट दी, रस्सी कट गई, गलकी जो है वो झील में गिर गई और वहीं पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसके बाद में उसकी स्मृति में क्या किया गया? एक चबूतरा बनाया गया। तो किसके किनारे बनाया गया? पिछोला झील के किनारे एक चबूतरा बनाया गया। तो यहां पर जो है नटनी का चबूतरा इस झील के किनारे हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, देबारी समझौते से किस रियासत का संबंध नहीं है? तो हम जानते हैं मेवाड़, मारवाड़ और जयपुर रियासतों से संबंधित ये समझौता है। देबारी समझौता जब होता है
तो एक तरीके से सहयोग की भावनात्मक रूप से यहां पर बात होती है। देवारी समझौता मैंने जयपुर के समय आपको डिटेल से समझाया था कि इस समझौते में क्या हो रहा है, सहयोग की बातें हो रही तीनों रियासत में, जबकि 1807 में हुआ गिंगोली का युद्ध जो है वो इनके बीच में क्या बना देता है, दूरियां बना देता है। टोंक के जो अमीर का पिंडारी है उसके कहने पर कृष्णा कुमारी जहर खा लेती है और इसके साथ ये विवाद समाप्त हो जाता है। तो देवारी समझौते में क्या हो रहा है, आपस में सहयोग की बातें हो रही, तो जो टोंक जो है वो इसमें शामिल नहीं है। तो यहां पर देवारी समझौते की बात हो गई। 1708 में ये समझौता हुआ था। नेक्स्ट बात करें, सपनों का मंदिर किसे कहा जाता है। तो एक बार जगत सिंह जी को है वो रात को सपना आया था और सपने में उन्होंने एक कल्पना की थी एक मंदिर की। उसके बाद सुबह उठकर उन्होंने अपने दरबारी मंत्रियों को बताया कि रात को मुझे सपना आया, इस प्रकार के मंदिर की बात हुई है, तो इस प्रकार का मंदिर बनाया जाए। तो मंदिर बनाया गया। तो यहाँ पर यदि हम बात करें जगत शिरोमणि मंदिर की, ये जयपुर के अंदर है। करणी माता का मंदिर जो है वो उदयपुर के अंदर भी है और देशनोक बीकानेर में भी है। उदयपुर में अभी हम बात करेंगे मनसा माता के मंदिर की, जिसे करणी माता भी कहा जाता है, अंबिका माता का मंदिर। तो यहाँ पर जो जगदीश मंदिर है इसे सपनों का मंदिर कहा जाता है। देखो बहुत ही शानदार खड़ी चढ़ाई पर यह बना हुआ है। ये देखो सीढ़ियां है। और यदि इस मंदिर को आपको देखना है तो सिटी पैलेस जो बना हुआ है, जिसे हम चंद्र महल या चंद्र पैलेस कहते हैं, जो पिछोला झील के किनारे बने हुए हैं, तो वहां पर यदि आप सिटी पैलेस की तरफ जाओगे तो रास्ते में ही ये मंदिर आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही भव्य और शानदार मंदिर बना हुआ है। और किसने बनाया था, जगत सिंह जी के समय बना, इसलिए नाम पड़ गया जगदीश जी को समर्पित है, भगवान जगदीश जी को समर्पित है। नेक्स्ट है, उदयपुर जिले का कौन सा महोत्सव प्रसिद्ध है। मीरा महोत्सव की बात करें चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। पतंग महोत्सव की बात करें जयपुर का प्रसिद्ध है। मेवाड़ महोत्सव की यदि बात करें तो ये उदयपुर का प्रसिद्ध है। और ये एक आपके सामने दृश्य भी है कि जब मेवाड़ महोत्सव होता है तो देखो किस तरीके का यहाँ पर कार्यक्रम होते हैं, बहुत ही भव्य यहाँ पर कार्यक्रम होते हैं। ग्रीष्म और यदि शरद महोत्सव की बात करें तो ये माउंट आबू सिरोही के प्रसिद्ध हैं। बिल्कुल सभी को क्लियर है। यहाँ पर जगदीश मंदिर जो है बिल्कुल उदयपुर में है और जगत सिंह जी के समय निर्मित हुआ था। बिल्कुल, तो यहां पर सभी ने आंसर दे दिया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, सास बहू का मंदिर कहां पर स्थित है। देखो कैलाशपुरी, नागदा, जगत और आहड़। तो सास बहू का जो मंदिर है इसका मूल नाम क्या है, पहले बात तो याद, इसे सशस्त्र बाहु मंदिर कहा जाता है। सशस्त्र सशस्त्र बाहु मंदिर। तो मूल नाम इसका क्या है, सशस्त्र बाहु मंदिर है। लेकिन हम क्या है कि जैसे शॉर्ट में राजस्थानियों की और मेवाड़ियों की आदत है कि कोई भी नाम जो बहुत बड़ा होता है उसको क्या करना पड़ता है, शॉर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर सशस्त्र बाहु जो है वो एक तरह से बोलने में कठिनाई हो रही थी, इसलिए इसका नाम क्या कर दिया, सास बहू का मंदिर इसका नाम पड़ गया। बिल्कुल, तो यहाँ पर जो है सास बहू का मंदिर कह दो या सशस्त्र बाहु मंदिर कह दो, ये कहां पर है, नागदा के अंदर ये मंदिर है। कैलाशपुरी में तो एकलिंग जी का मंदिर है। जगत में अभी हम बात करें थे, जगत का अंबिका माता मंदिर है। आहड़ की बात करें तो ये एक प्रसिद्ध सभ्यता स्थल है। बिल्कुल, तो यहां पर सभी शानदार आंसर दे रहे हैं। क्लास को आप एक बार पुनः शेयर कीजिए और जो भी मित्र साथी लेट जुड़े हैं क्लास में वो क्लास को लाइक करना ना भूले। बिल्कुल सभी के आंसर आ रहे हैं, सभी के कमेंट आ रहे हैं, मैं देख पा रहा हूं। नागदा का आंसर आपके आ रहा है। नेक्स्ट बात करें यहां पर, उदयपुर के राजमहलों की तुलना विंडसर के महलों से करने वाले विद्वान कौन है। तो यहां पर यदि हम बात करें अबुल फजल की, तो सबसे ज्यादा जो तुलना है वो अबुल फजल करता है राजस्थान की इमारतों की। जैसे कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहता है कि इतनी बुलंदी पे बना हुआ है कि नीचे से यदि हम उस दुर्ग को देखें तो हमारी सिर पे रखी हुई पगड़ी नीचे गिर जाए, भले इन्होंने कभी जीवन में पगड़ी नहीं पहनी हो। तो पगड़ी तो मेवाड़ी पहनते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें अबुल फजल की जो है ऑप्शन में ये भी है, इनको देख के कंफ्यूज नहीं होना है। डॉक्टर गोपीनाथ जी शर्मा जो कि राजस्थान के इतिहासकार हैं, जिन्होंने राजस्थान का इतिहास लिखा। कर्नल जेम्स टॉड जिन्होंने द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान बुक लिखी। राजस्थान का मानक इतिहास इन्हीं के द्वारा लिखा गया माना जाता है। 1829 में वो प्रकाशित हुआ था। तो यहाँ पर जो है चारों ऑप्शन अपने को देख के कंफ्यूजन लग सकता है, लेकिन फर्ग्यूसन जो है वो इनकी तुलना जो है विंडसर के महलों से करते हैं। और यदि हम उदयपुर के राजमहलों की बात करें, वहां पर स्थित चंद्र महलों की बात करें, तो दुनिया के सबसे बड़े रिहायशी महल माने जाते हैं। इतने भव्य महल हैं जो पिछोला झील के किनारे बने हुए। महाराणा उदय सिंह जी ने इनका निर्माण करवाया था। अभी भी वर्तमान में भी बहुत ही भव्यता लिए हुए ये महल हैं। तो सिटी पैलेस और चंद्र पैलेस की यदि हम बात करें तो राजस्थान में कहां है, दो जगह है, जयपुर में भी है, उदयपुर में भी है। बिल्कुल फर्ग्यूसन सही आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, उदयपुर शहर के चारों ओर फैली देखो गोलाकार पहाड़ियों की यदि हम बात करें तो ये जैसे उदयपुर की बात कर लेते हैं, उदयपुर, तो
तो ये जो उदयपुर है इसके चारों तरफ गोलाकार तसरी नुमा है ना, तस्तरी का मतलब एक गेम्स होता है जिसमें तस्तरी या उसको चक्का फेंक भी कहते हैं, जिसको यूं पकड़ के उसको एक तरह से हम अपने प्लेट कह सकते हैं, अपनी भाषा में क्या कह सकते हैं, प्लेट। तो उसकी तरह से क्या होती है, तस्तरी होती है। इस प्रकार की जो ये पहाड़ियां हैं ये उदयपुर के चारों तरफ फैली हुई है, जिसे गिरवा के नाम से जाना जाता है। अभी हम बात कर रहे थे कि महाराणा उदय सिंह जी जो है 1568 में चित्तौड़ से कहां आ जाते हैं, गिरवा की पहाड़ियों में आ जाते हैं। तो गिरवा की पहाड़ियां कहां है, उदयपुर में है। और यदि हम बात करें खादर की, बांकर की और बांगर की, तो खादर और बांगर जो है ये नदियों से संबंधित शब्दावली है। नदी के उद्गम से लेकर जो समुद्र में मिलने तक की बात है उसमें संबंधित ये शब्दावली है। और भाकर जो है आपको पता है सिरोही में स्थानीय पहाड़ियों को कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर किस पठार का संबंध उदयपुर जिले से नहीं है। तो यदि हम भोराट के पठार की बात करें तो ये कहां पर है, गोगुंदा से लेकर कहां पर है, कुंभलगढ़ तक है। गोगुंदा से कुंभलगढ़ के बीच में भोराट का पठार फैला हुआ है। ऊपर माल का जो पठार है ये भैंसरोडगढ़ जो कि चित्तौड़गढ़ में है, यहां से लेकर बिजोलिया के बीच में फैला हुआ। और बिजोलिया कहां पर है, बिजोलिया तो भीलवाड़ा जिले में है। लसाड़िया के पठार की यदि हम बात करें तो लसाड़िया का जो पठार है ये कहां पर है, ये जयसमंद झील से आगे जाने पर कटाफटा जो है ये लसाड़िया का पठार माना जाता है। तो यहां पर प्रश्न क्या है कि उदयपुर जिले से संबंधित पठार नहीं है, तो यहां पर जो ऊपर माल का पठार हो जाएगा ये यहां पर असुमेलित हो जाएगा, जिसका संबंध उदयपुर से नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, उदयपुर जिले में सर्वाधिक संख्या में कौन सी जनजाति निवास करती है। तो यहां पर यदि हम मीणा की बात करें तो जयपुर क्षेत्र की ओर सबसे ज्यादा ये निवास करती है। कराशिया की बात करें सिरोही क्षेत्र में निवास करती है। शहरिया की बात करें बारां जिले में निवास करती है। लेकिन यदि हम भीलों की बात करें, है ना, राणा पूंजा की बात करें, जिनका चित्र जो है मेवाड़ के राज चीने के अंदर अंकित है। और एक तरफ जो है मेवाड़ के महाराणा है, दूसरी तरफ राणा पूंजा भील है, जिनको राणा लगाने की उपाधि प्रदान की गई थी। और हल्दी घाटी के युद्ध में बहुत ही ज्यादा इन्होंने शौर्य का प्रदर्शन किया था। तो वो जो चित्र है जिस पर लिखा हुआ है जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार, तो उसके अंदर एक तरफ तो अपने है राणा पूंजाजी भील और दूसरी तरफ है मेवाड़ के महाराणा। तो जो भील जनजाति है वो उदयपुर क्षेत्र में सबसे ज्यादा निवास करती है। नेक्स्ट बात करें, मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश की कुल देवी मानी जाती है। तो यहां पर यदि हम बात करें शाकंभरी माता की, तो शाकंभरी माता चौहानों की कुल देवी है और सांबर के निकट इनका मंदिर बना हुआ है। नागणेची माता की बात करें राठौड़ राजवंश की कुल देवी है। नगणा बाड़मेर में इनका भव्य मंदिर है। स्वांग्या माता की बात करें जैसलमेर के भाटी शासकों की ये कुल देवी है। लेकिन बाण माता की यदि हम बात करें तो बाण माता उदयपुर के अंदर इनका मंदिर है, चित्तौड़ में भी इनका मंदिर है। तो दो मंदिर हो गए, उदयपुर के अंदर हो गया और एक चित्तौड़गढ़ में हो गया। तो यहां पर दो मंदिर। और बाण माता जो है वो सिसोदिया राजवंश की क्या मानी जाती है, कुल देवी मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, कौन सा सभ्यता स्थल उदयपुर जिले में स्थित नहीं है या उदयपुर जिले से संबंधित नहीं है। यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा ताम्र युगीन है, कौन सा कांस्य युगीन है या कौन सा लोह युगीन है। तो यहां पर सीधी बात करें हम इसवाल की, आहड़ की, नगरी की और बालातल की, तो भाई जो नगरी जो है वो तो चित्तौड़ में है ना, चित्तौड़गढ़ के अंदर है नगरी। प्राचीन नाम मध्यमिका है ना, सीवी जनपद की राजधानी थी। तो यहां पर नगरी की बात करें तो नगरी अलग ऑप्शन हो जाएगा। देखो लास्ट शानदार प्रश्न है 36, उदयपुर जिले में सर्वाधिक कौन सा पशुधन पाया जाता है। तो यहाँ पर गाय का चित्र देखते ही गो धेनु वंदे मातरम आपको याद आ रहा होगा, बिल्कुल। तो यहाँ पर जो गाय जो है, गाय हमारी माता है। तो गाय की यदि हम बात करें तो ये गाय का चित्र आपको दिख रहा है, शानदार चित्र है। इसका मतलब गाय जो है वो सबसे ज्यादा कहां पर पाई जाती है, उदयपुर में पाई जाती है। भैंसों की यदि बात करें तो अलवर और जयपुर में पाई जाती है। बकरी और घोड़ों की बात करें तो सभी पशुधन में राजस्थान का बाड़मेर जिला जो है वो अग्रणी है। सबसे ज्यादा पशुधन कहां पाया जाता है, बाड़मेर जिले में पाया जाता है। तो यहां पर यदि हम बात करें बकरी और घोड़े की तो वो कहां होंगे, बाड़मेर में होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, मेवाड़ के अधिपति माने जाते हैं। देखो अधिपति का मतलब क्या होता है, स्वामी होता है, मालिक होता है। तो यहां पर जो है मेवाड़ के अधिपति किन को माना जाता है, एकलिंग जी को माना जाता है कि सांवरिया जी को माना जाता है, द्वारिकाधीश जी को माना जाता है कि लक्ष्मी नारायण जी को माना जाता है। लक्ष्मी नारायण जी जो है वो जैसलमेर के भाटी शासकों के कुल देवता हैं और द्वारिकाधीश जी जो है मेवाड़ के महाराणा राज सिंह जी के समय इनका मंदिर जो है वो नाथ द्वारा में
सॉरी द्वारिकाधीश जी का कांकरोली में स्थापित किया गया था। और सांवलिया सेठ का मंदिर तो मंडपिया के अंदर है, और अभी वर्तमान में इनका नाम क्या कर दिया है, सांवलिया जी ही इस जगह का नाम कर दिया गया। एक लिंग जी जो है ना, एक लिंग जी मेवाड़ के अधिपति माने जाते हैं। जब भी मेवाड़ शासक मेवाड़ से बाहर जाते थे तो इनसे अनुमति लेकर के जाते थे कि भाई हम तो आपके प्रधानमंत्री हैं, आपके सेवक हैं, आप मेवाड़ के स्वामी हो, मेवाड़ की आपको रक्षा करनी है। और एक लिंग जी की यदि हम बात करें तो कैलाशपुरी के अंदर इनका मंदिर है, बप्पा रावल द्वारा इनका मंदिर बनाया गया। यहाँ पर एकलिंग जी की आप बात करो, देखो चतुर्मुखी इनकी प्रतिमा है, एक चेहरा आपको सामने दिख रहा है, एक चेहरा इस तरफ है, एक चेहरा मतलब चारों दिशाओं में इनके एक एक मुख है, इसका मतलब 4 मुख इनके है, तो चतुर्मुखी इनकी प्रतिमा है। और मंदिर का निर्माण बप्पा रावल ने करवाया। कहां पर करवाया, तो कैलाशपुरी में करवाया। कैलाशपुरी कहां है, तो उदयपुर में है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, उदयपुर में स्थित हवाई अड्डा स्थित है। उदयपुर में जो हवाई अड्डा है, एयरपोर्ट जिसे हम कहते हैं, कौन सा हवाई अड्डा है, तो रातानाडा जो है वो तो जोधपुर में है, सांगानेर हवाई अड्डा तो जयपुर में है, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा जो डबोक के अंदर है ना, डबोक उदयपुर के अंदर ही है। और ये जो आपको छायाचित्र दिख रहा है, ये डबोक के अंदर का छायाचित्र है, मतलब जो डबोक है उसके अंदर का है, बाहर का ये चित्र नहीं है। और उत्तरलाई हवाई अड्डा जो है ये कहां पर है, देखो बताओ, देखे आप, उत्तरलाई हवाई अड्डा जो है वो कहां पर है। बिल्कुल इसका आंसर आप दीजिए, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। सभी क्लास को एक बार पुनः शेयर कीजिए। बिल्कुल शानदार आंसर दे रहे हैं, उत्तरलाई आंसर आ रहा है, पर कहां है ये आंसर नहीं आ रहा है अभी तक। बिल्कुल सभी के कमेंट देख पा रहा हूं। उत्तरलाई जो है वो हवाई अड्डा कहां पर है, बिल्कुल आंसर दीजिए। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा डबोक में है, बिल्कुल सही बात है। उत्तरलाई बाड़मेर में है, बिल्कुल आंसर आ रहा है, तो बाड़मेर में ये पड़ जाएगा, बिल्कुल निकट ही है ये, जहां से मैं लाइव हूं बिल्कुल इसके निकट ही है उत्तरलाई। तो यहां पर जो है महाराणा प्रताप हवाई अड्डा जो है ये कहां पर हो जाएगा, डबोक के अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, उदयपुर संभाग में कुल कितने जिले शामिल हैं। 4 जिले की यदि हम बात करें तो अजमेर में 4 जिले हैं, बीकानेर में 4 जिले हैं, भरतपुर में 4 जिले हैं, और कोटा संभाग में 4 जिले हैं। और 5 संभाग की 5 जिलों की यदि बात करें तो एकमात्र कौन सा है, जयपुर है। 6 की यदि हम बात करें तो जोधपुर जो संभाग है उसमें भी 6 जिले हैं, उदयपुर जो संभाग है उसमें भी 6 जिले हैं। 4 वालों की भी बात कर लेते हैं, कोटा, भरतपुर, अजमेर, और एक लास्ट कौन सा बच जाएगा, बीकानेर हो जाएगा। तो यहां पर जो है वो 7 संभाग आपके आ गए, 7 किसी में जिले नहीं है। तो यहां पर क्या पूछा है, उदयपुर संभाग में कुल कितने जिले हैं, तो यहां पर कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। और 6 के नाम की यदि बात करें तो एक तो उदयपुर हो गया, दूसरा चित्तौड़ हो गया, चित्तौड़गढ़, तीसरा प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, और चौथा राजसमंद, राजसमंद, 5वां बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, और एक लास्ट कौन सा बच गया आपके, डूंगरपुर, डूंगरपुर एक लास्ट आपके बच गया। तो यहां पर हमने 6 जिलों की बात कर ली जो उदयपुर संभाग में शामिल है। बिल्कुल, तो यहां पर सभी ने आंसर भी दे दिया, देखो आंसर भी आ रहा है, उदयपुर, प्रतापगढ़, बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल सही है। यहां पर नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, 40वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से मेवाड़ शासकों का शाही शमशान घाट क्या कहलाता है। तो देखो यदि हम बात करें घेटोर की क्षत्रियों की, तो ये तो जयपुर के जो शासक हैं कछवा राजवंश, उनका शाही शमशान घाट इस नाम से जाना जाता है। महासतियों का यदि टीले की बात करें तो ये तो बागोर के अंदर है। बागोर जो सभ्यता स्थल है वो भीलवाड़ा जिले के अंदर पड़ती है, और भीलवाड़ा राजस्थान में है, और ये बागोर जो है कोठारी नदी के किनारे पड़ता है। लेकिन यदि हम बात करें महासतिया की, है ना, गंगोदभव जो नाम जगह है उदयपुर में है, वो ये शाही शमशान घाट है जो मेवाड़ के शासकों का है। मेवाड़ के महाराणाओं की यहाँ पर अंत्येष्टि होती थी। जो ये आपके सामने चित्र भी बना रखा है बहुत सारी, ये देखो यहाँ पर छतरियां बनी हुई है, तो ये कहां पर है, आहड़ के अंदर है। नेक्स्ट बात करें, महाराणा प्रताप का स्मारक फतेह सागर झील के निकट किस पहाड़ी पर बना हुआ है। तो यदि हम बात करें मोती डूंगरी की, गणेश डूंगरी की, देव डूंगरी की, या मोती मगरी की बात करें, तो ये जो मोती मगरी है ये किसके निकट है, फतेह सागर झील के निकट पड़ती है। और इसके यहाँ पर जो है महाराणा प्रताप का भव्य स्मारक बना रखा है, बहुत ही प्रसिद्ध स्मारक यहाँ पर है। यदि आप कभी उदयपुर गए होंगे तो ये जगह आपने जरूर देखी होगी। बिल्कुल ये फतेह सागर झील के निकट ही स्थित है, मोती मगरी, है ना।
मेवाड़ के अंदर जो पहाड़ी क्षेत्र होता है उसको मगरी या मगरा के नाम से जाना जाता है। मगरा एक पशु की नस्ल भी है, आप सभी को पता है। तो मोती मगरी बिल्कुल। डूंगरी जो है ये जयपुर क्षेत्र की ओर बोला जाता है। तो जो डूंगरी है वो कहां पर है? जयपुर में है। और ये देवगिरी जो है, कल हमने बात की थी, दौसा का किला इसके ऊपर बना हुआ है। मोती मगरी की बात करें तो महाराणा प्रताप जी का जो स्मारक है वो कहां पर है? वो यहां पर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, निम्न में से किस देवता के पत्थर के बेल चढ़ाने का रिवाज है? देखो, गोसण बाबू जी, सूलिया बाबू जी, बाबा रामदेव जी, एकलिंग जी। तो यहाँ पर बाबा रामदेव जी की यदि हम बात करें, रामदेवरा में इनका प्रसिद्ध मेला भरता है और यहाँ पर इनको कपड़े के घोड़े चढ़ाने का रिवाज है। एकलिंग जी के यहाँ पर इस तरह का कोई रिवाज नहीं है। सूलिया जी बाबू जी राजसमंद में पढ़ते हैं, है ना। अपन गुंजल चौराहे से बड़ा भाणुजा की तरफ जाते हैं, जिसमें बीच में मोलेला गांव भी आता है। बहुत ही भव्य मंदिर है, पहाड़ियों में बना हुआ है, बहुत प्रसिद्ध है ये मंदिर। गोसण बाबू जी की यदि बात करें तो उदयपुर के अंदर है ये गोसण बाबू जी, जिनके पत्थरों के बेल चढ़ाने का रिवाज है। और ये गोसण बाबू जी का आपके क्या है? मंदिर भी बना हुआ है। बिल्कुल देख लीजिए आप। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, एकलिंग नाथ जी का मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है? तो यदि हम यहाँ पर गौड़ीय संप्रदाय जी की बात करें तो गौड़ीय संप्रदाय जो है, गोविंद देव जी का जो मंदिर है जयपुर में, गोविंद देव जी का कहां पर है? ये जयपुर के अंदर पड़ता है। तो गोविंद देव जी जो है जयपुर में, ये इससे संबंधित है। इसके बाद में लकुली संप्रदाय की बात करें, नाथ संप्रदाय, तो महामंदिर जोधपुर नाथ संप्रदाय से संबंधित कहां पर है? महामंदिर जोधपुर के अंदर है। इसके बाद में वल्लभ संप्रदाय की बात करें तो नाथ द्वारा में इससे संबंधित स्थल है। तो लकुलीस संप्रदाय जो है, दंडधारी लकुलीस जो है, उनसे संबंधित ये हो जाएगा। भगवान महादेव का ये रूप है। तो यहाँ पर हम एकलिंग नाथ जी की बात कर रहे हैं। मंदिर कहाँ है? कैलाशपुरी में है, बप्पा रावल ने बनाया था। नेक्स्ट बात करें, उदय सागर झील में कौन सी नदी गिरती है? अब यहाँ पर जो है एक बहुत ही शानदार फैक्ट यहाँ पर निकल के आता है। उदय सागर झील से कई बार आपके प्रश्न आ चुका है, बिल्कुल सभी के शानदार आंसर आने चाहिए। दंडधारी लकुलीस का आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। लकुलीस संप्रदाय जो है वो यहाँ पर पीठ है, एकलिंग जी जो है वो लकुलीस संप्रदाय से संबंधित है। अब यहाँ पर यदि हम थोड़ी सी नदी की बात करते हैं, जैसे मान लो ये जो नदी है, ये बीच में झील है, वापस ये नदी है। अब ये जो नदी आ रही है यहाँ पर, ये नदी कौन सी है? ये तो आयड़ नदी है। अब ये झील कौन सी है? ये तो उदय सागर झील है। और इसके बाद में ये नदी कौन सी निकल गई? तो ये नदी निकल गई आपके बेड़च, जो कहां पर? बिगोद के पास में जाके किस में मिल जाती है? बनास में मिल जाती है। तो यहाँ पर यदि हम उदय सागर झील की बात करें तो बेड़च, बनास, कोठारी, आयड़। अब देखो प्रश्न क्या पूछा गया, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, ना। जैसे उदय सागर झील में कौन सी नदी गिरती है? देखो गिरती पूछा है, निकलती नहीं पूछा है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आहड़ आंसर हो जाएगा। दोनों आप ऑप्शन इसलिए दिए कि आप कंफ्यूज हो और आप जानबूझ करके प्रश्न को क्या करो? गलत करो यहाँ पर, क्योंकि एग्जामिनर भी चाहता है कि इस तरीके से आपको एक दो कंफ्यूजन वाले प्रश्न दें और आप उनको जानबूझ करके गलत करो कंफ्यूजन की वजह से। देखो यहाँ पर प्रश्न ऐसा भी हो सकता था, उदय सागर झील से निकलने के बाद नदी किस नाम से जानी जाती है? तो बेड़च के नाम से जानी जाती है। उदय सागर में झील किस नाम से ये नदी इस झील में गिरती है? तो आयड़ यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर है आपको। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, नेहरू उद्यान निम्न में से किस झील के स्थित टापू पर है? तो यहां पर पिछोला की बात करें, स्वरूप सागर की बात करें, फतेह सागर की बात करें या उदय सागर की बात करें, तो उदय सागर की तो अभी हमने बात की, जिसमें आयड़ नदी गिरती है, बेड़च के नाम से निकलती है। स्वरूप सागर एक झील ना होकर जलाशय है। पिछोला झील में चल मंदिर, जग मंदिर और जगनिवास की बात कर रहे थे। तो ये जो फतेह सागर झील है, जिसके किनारे मोती मंगरी पर महाराणा प्रताप का स्मारक बना हुआ है, इसी के निकट सहेलियों की बाड़ी स्थित है। तो ये वही फतेह सागर जो है, इसके बीच में एक टापू पर ये जगह है जिसे नेहरू गार्डन या नेहरू उद्यान कहा जाता है। यहीं पर एक सौर वेधशाला भी स्थापित है। सौर वेधशाला यहाँ पर भी है, सौर वेधशाला जयपुर में भी है। इसका नाम सिर्फ सौर वेधशाला है और जयपुर वाली सौर वेधशाला को एक पर्टिकुलर नाम से जाना जाता है, जिसे हम जंतर मंतर के नाम से जानते हैं। बिल्कुल सी यहाँ पर आंसर आ रहा है, तो फतेह सागर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, मनसा माता का मंदिर, करणी माता इनको कहा जाता है, इनका मंदिर किसके निकट स्थित है? देखो अभी इस प्रकार का प्रश्न आपने कभी नहीं देखा होगा, ये बिल्कुल एक तरीके से नया प्रश्न है आपके यहाँ पर। तो यहाँ पर यदि हम बात करें
दूध तलाई की बात करें, धूप तलाई की बात करें, रक्त तलाई की बात करें, तो रक्त तलाई कहां पर है? ये तो राजसमंद जिले में है, हल्दी घाटी के निकट है। हल्दी घाटी का जब युद्ध हुआ था तो यहां पर सैनिकों की जो मारकाट हुई थी, उसका जो रक्त था वो बारिश होने के कारण पहाड़ों से बहकर के कहां गया? एक गड्ढे में आके गिर गया और वो पानी वहां पर भरा रहा और एक तरीके से पानी का कलर लाल हो गया। इसी वजह से उस जगह को क्या कहा गया? उसको रक्त तलाई कहा गया। धूप तलाई की यदि हम बात करें तो ये कहां पर है? दौसा जिले के अंदर पड़ता है। लेकिन यदि दूध तलाई की यदि बात करें हम, दूध तलाई जो है वो यहां पर नीचे के क्षेत्र में स्थित है, पास में ही पिछोला झील है। और ये देखो आपके उड़न खटोला भी यहां पर है, जिसे आप क्या कह सकते हो? रोप वे कह सकते हो। तो ये है करणी माता का मंदिर। ये निकट ही एक पहाड़ी है। ये पहाड़ी कहां पर है? पिछोला झील के और दूध तलाई के पास में। तो बीच में क्या आ जाती है? दूध तलाई आ जाती है। तो इस तरफ ये पहाड़ी जिस पर मनसा माता का मंदिर है, जिसे करणी माता भी कहते हैं, यहाँ पर रोपवे संचालित है। आप सभी को पता है राजस्थान में रोपवे कहां कहां पर है? रोपवे जालोर के अंदर भी है, रोपवे पुष्कर अजमेर में है, और हनुमान जी के मंदिर चोमू जयपुर में भी रोपवे है। और ये रोपवे कहां पर है? उदयपुर में है। तो 4 रोपवे हो गए। निम्न में से कौन सा उपनाम उदयपुर जिले से संबंधित नहीं है? सितारों का शहर बिल्कुल कहा जाता है, झीलों की नगरी भी कहा जाता है, फंवारों की नगरी भी कहा जाता है, लेकिन पहाड़ों की नगरी जो है वो डूंगरपुर को कहा जाता है। तो यहाँ पर डूंगरपुर क्या हो जाएगा? अलग आंसर हो जाएगा। बिल्कुल उदयपुर से संबंधित बहुत ही शानदार प्रश्नोत्तरी ये हुई आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर रहे हैं, उदयपुर के गुलाब बाग में स्थित जंतुआलय की स्थापना कब हुई? देखो यहाँ पर यदि हम बात करें तो 1876 के अंदर जयपुर जंतुआलय स्थापित किया गया, जो राज्य का क्या था? प्रथम जंतुआलय था। और इसने घड़ियालों के प्रजनन में बहुत ही शानदार प्रगति की है। लेकिन 1878 की यदि हम बात करें तो यहां पर यदि बात करें तो ये कहां पर स्थापित किया गया? उदयपुर में स्थापित किया गया, राज्य का दूसरा था। और 1881 की यदि हम बात करें तो यहां पर ये गुलाब बाग जो है बनवाया गया, सज्जन सिंह जी के द्वारा बनाया गया गुलाब बाग, और इसे सज्जन उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां पर आपके 2 नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तीनों ऑप्शन से संबंधित हमने बात कर ली है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी बावड़ी उदयपुर में स्थित है? बिल्कुल चोर बावड़ी, जिसे अब इसका नया नाम क्या कर दिया गया है? विजय बावड़ी इसका नया नाम कर दिया गया है, विजय बावड़ी। अजीब लग रहा था कि चोर बावड़ी जो है ये ग्राम पंचायत का नाम है, वहां पर एक बावड़ी है जिसे चोर बावड़ी कहा जाता है। हरामखोर बावड़ी की बात करें चित्तौड़गढ़ में है, चांद बावड़ी आबानेरी दौसा में है, पन्ना मीणा की बावड़ी की बात करें तो ये आमेर जयपुर में स्थित है। आज का लास्ट प्रश्न, शानदार प्रश्न, बाबा का भांगड़ा और प्यारी नामक टापू जो है उसका संबंध किस झील से है? राजसमंद, जयसमंद, उदय सागर और पिछोला। तो यहाँ पर यदि हम जयसमंद झील की बात करें तो यहाँ पर कई टापू बने हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ा टापू है बाबा का भांगड़ा और सबसे छोटा है प्यारी। और यहाँ पर एक आइसलैंड रिसोर्ट भी बना हुआ है टापुओं पर। तो बहुत ही भव्य नजारा है। और ये बात हो रही है आपके जयसमंद झील की, जो उदयपुर में स्थित है, महाराणा जय सिंह द्वारा निर्मित है। तो बिल्कुल ये आपकी आज की प्रश्नोत्तरी जो है बिल्कुल शानदार तरीके से आपकी कंप्लीट हुई और सभी ने आंसर शानदार दिए। आप सभी का धन्यवाद। आज आपने मेरी बात को इतनी धैर्य से सुना। बाकी आज के जमाने में कौन किसकी बात सुनता है। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कल हम एक नई ऊर्जा के साथ में उदयपुर की सेकंड प्रश्नोत्तरी में बात करेंगे। आज जो हमने डिटेल से बात कर ली उनको कल नहीं करेंगे, जो बच गया वो कल हम डिटेल से बात करेंगे। प्रत्येक ऑप्शन की इसी प्रकार से व्याख्या करेंगे। आप सभी का प्यार प्रेम स्नेह इसी तरीके से बना रहे। अब नेक्स्ट जो क्लास है वो आपके A to Z क्लास होने वाली है। बिल्कुल आप सभी को लाइव बने रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद।